हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की बात पर। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में हिंदी गोधली के गद्यखंड को देखा है और आप लोगों के डिमांड के अनुसार जैसा कि आप लोगों ने कहा है कि सर एक ही वीडियो में एक ही शॉट में हिंदी पूरा संपूर्ण हिंदी तथा व्याकरण को भी बताया जाए, उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये सेशन लाया गया है। तो सेशन शुरू करने से पहले एक ज़रूरी चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता देना चाहते हैं कि समय की भी पाबंदी है आपके पास भी, हमारे पास भी। समय को ध्यान में रखते हुए ये जो कंटेंट तैयार किया गया है वो पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पैटर्न के आधार पे तथा 6 वर्षों के अनुभव के आधार पे बनाया गया है। तो यकीन मानिए ये जो कंटेंट आपके लिए है, आपके बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और साथ ही ये आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। इसलिए आप बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहें। चलिए कंटेंट को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोड, जैसा कि हम लोग हर एक वीडियो में देखते आ रहे हैं। तो वो मोटिवेशनल कोड क्या है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वहीं जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। इसी उमंग के साथ आज का जो वीडियो हम लोग शुरू करने वाले हैं, हिंदी का दूसरा भाग जो वर्णिका है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसका प्रथम चैप्टर जैसा कि दही वाली मंगमा से शुरू होता है, इसको हम लोग पहले जान लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आगे हम लोग संचालित करेंगे। देखिए, जो दही वाली मंगमा है ये कन्नड़ कहानी है। कैसी कहानी है? कन्नड़ कहानी है। इनके लेखक जो हैं श्रीनिवास हैं और श्रीनिवास जी का पूरा नाम कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो श्रीनिवास जी का जो पूरा नाम होता है मास्ती वेंकट अय्यर नाम है। क्या है? मास्ती वेंकट अय्यर नाम है। इनका जन्म 6 जून 1891 कोलार कर्नाटक में हुआ था। ठीक है। इनके जो रचनाकार थे कन्नड़ साहित्य के रचनाकार हैं। ये जो श्रीनिवास रचनाकार हैं कन्नड़ साहित्य के रचनाकार हैं। किस प्रकार के? कन्नड़ साहित्य के रचनाकार हैं। ठीक है। देखिए, इनको साहित्य अकादमी ने उनके कहानी संकलन सन्ना कथेगुल्लू के लिए, किसके लिए? सन्ना कथेगुल्लू को सन 1968 में पुरस्कृत किया। किसको? सन्ना कथेगुल्लू को सन 1968 में पुरस्कृत किया। और किस अवार्ड से? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और ये जो कहानी है किस कहानी से संभार ली गई है? तो ये कहानी कन्नड़ कहानी से संभार ली गई है। किस कहानी से? कन्नड़ कहानी से संभार ली गई है। ठीक है। इसका जो हिंदी अनुवाद किए हैं वो B.R. नारायण। कौन किए हैं? B.R. नारायण किए हैं। B.R. नारायण किए हुए हैं। ठीक है। देखिए, आपसे पूछा जाता है कि बारी किसको कहते हैं? बारी। तो रोज़ आकर दही देना और कुछ दिन के बाद 2, 4, 10 दिन या महीने दिन के बाद पैसे ले जाने को ही हम लोग क्या कहते हैं? बारी कहते हैं। लेखक का जो घर है ये बेंगलुरु में है और मंगमा का जो गांव है कहाँ है? औलूर के पास वेंकटपुर में है। कहाँ है? औलूर के पास वेंकटपुर में है। इसमें दही वाली मंगमा का जो प्रमुख पात्र है वो मंगमा खुद है। और ये पूछा जाता है कि वो क्या क्या खाती थी? तो पान सुपारी खाती थी। मंगमा क्या खाती थी? तो पान सुपारी खाती थी। ठीक है, पान सुपारी खाती थी। मंगमा कैसा ब्लाउज पहनना चाहती थी? तो मंगमा जो है मखमल का ब्लाउज पहनना चाहती थी। किस प्रकार का ब्लाउज? मखमल का ब्लाउज पहनना चाहती थी। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर कि रंगपा कौन था? तो याद रखना है कि रंगपा जो था जुआरी था। कौन था? जुआरी था। फिर पूछा जाता है रंगपा मंगमा से क्या चाहता था? तो उसका इज्जत चाहता था। कहाँ मिलता था? अमराई के कुआं के पास। अमराई के कुआं के पास। ये अमराई का कुआं कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, रास्ते में है। ठीक है। और जो रंगपा है इसका घर कहाँ हुआ? तो ये वेंकटपुर में हुआ। कहाँ हुआ? वेंकटपुर, यानी कि जहाँ मंगमा का गांव है वहीं पे। मंगमा का भी गांव कहाँ है? वेंकटपुर में है। रंगपा का भी गांव कहाँ है? वेंकटपुर में है। ठीक है। जो मंगमा है उनकी बहू का नाम क्या है? तो जो मंगमा है उनकी बहू का नाम नंजमा है। क्या है?
रंगमा के बहू का नाम क्या है? नंजमा है। सास बहू में जो झगड़ा हुआ उसको मनाने के लिए बहू ने कौन सा विधि अपनाया? तो बाद में फिर अपने बच्चों को ही दादी के पास भेज दी। लेकिन अभी जो झगड़ा का होने का कारण है, तो जो बच्चों को पिटाई की थी उनकी बहू नंजमा, और जो ये मंगमा है ये बोली कि क्यों मार रही हो राक्षसी वगैरह, इसी कारण से उनका बीच झगड़ा शुरू हुआ। ठीक है, देखिए आप आगे जो आपसे पूछा जाता है कि क्यों री राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही हो, यह शब्द किसने कहा है? तो ध्यान रखिएगा, ये शब्द मंगमा ने कहा। कौन कहा? मंगमा ने कहा। बहू ने सास से समझौता के लिए कौन सा विधि अपनाया? तो अपने बेटे को मंगमा के पास भेज दी। अपने बेटे को मंगमा के पास भेजकर और सहानुभूतिपूर्वक सलाहपूर्वक फिर समझौता हो गया दोनों के बीच। ठीक है, लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, ऐसा किसने कहा है? तो नंजमा ने कहा है। किसने कहा है? नंजमा ने कहा है। ठीक है, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, यह किसने कहा है? आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन में देगा कि घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, किसका कथन है? तो मंगमा वगैरह वगैरह नाम आपका ऑप्शन 4 में दिया रहेगा, 4 ठो, उसमें आपका मंगमा एक नाम रहेगा। इसको ध्यान में रखना है कि मंगमा का ये सेंटेंस है। ठीक है, चलिए पहला चैप्टर समाप्त हुआ, दूसरे चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा एक चीज़ कि ये जो सब चैप्टर हैं ये सब कहानी है। ठीक है, कहानी एकदम कथा की तरह है। आप एक बार कथा सुन लीजिएगा तो आपको पूरा कंटेंट याद हो जाएगा, लेकिन कहानी या कथा कहने के लिए ना आपके पास समय है ना हमारे पास समय है। इसीलिए आपको आपके समय को मद्देनज़र रखते हुए एक कंटेंट तैयार किया गया है कम समय में, ताकि आपका बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके, कम समय में बेहतर कंटेंट डिलीवर किया जा सके, आपके पास पहुंच सके, उसी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और लाइक बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हमको ये एहसास हो कि सच में आपको मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे हम लोग सेशन में बढ़ते हैं। दूसरा जो इकाई है इसका ढहते विश्वास। ढहते विश्वास जो है उड़िया है। क्या है? उड़िया है, भाषा में लिखा गया है। इनके लेखक जो हैं सातकोड़ी होता जी हैं। इनके लेखक कौन है भाई? सातकोड़ी होता। ठीक है, जन्म जो हुआ 29 अक्टूबर 1929 मयूरभंज उड़ीसा में हुआ है। ठीक है, मयूरभंज उड़ीसा में हुआ है 29 अक्टूबर 1929 में, ध्यान रखना है 1929 मयूरभंज उड़ीसा में हुआ है। ठीक है, तराई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए। ये जो वाक्य है किस पाठ से उद्धृत है? ये पूछा जाता है कि तराई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, ये जो शब्द है किस पाठ से उद्धृत है या लिया गया है? तो याद रखना है ढहते विश्वास से लिया गया है, जिनके लेखक कौन है? सातकोड़ी होता जी हैं। कहाँ से लिया गया है? तो ढहते विश्वास से लिया गया है, जिनके लेखक कौन है? सातकोड़ी होता जी हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। देखिए दूसरा जो चीज़ है, कटक शहर को बचाने के लिए, ध्यान रखिएगा, कटक शहर को बचाने के लिए, यहीं पे गुण निधि पढ़ने के लिए गया था। कटक शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर के बंद बनवाए थे। किस चीज़ का बांध बनवाए थे? पत्थर का बांध बनवाए थे। आपसे पूछा जाएगा कि कटक शहर को बचाने के लिए ययाति महाराज ने किस चीज़ का बांध बनवाए थे? तो पत्थर का बांध बनवाए थे। पहला क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि कटक शहर को बचाने के लिए कौन से महाराज ने या किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो याद रखना है ययाति केसरी बनवाए थे। तीसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ययाति केसरी ने पत्थर का बांध किस लिए बनवाया था? तो कटक शहर को बचाने के लिए बनवाया था। उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आ रहा होगा, कंटेंट समझ में आ रहा होगा। देखिए आगे है, जुटे रहो बच्चों, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं तो मुश्किल है। ठीक है, रखना तो मुश्किल है। जुटे रहो बच्चों, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना तो मुश्किल है, यह शब्द
किसने कहा है? तो आपको ध्यान में रखना है ये शब्द जो है लक्ष्मी ने कहा है। किसने कहा है? लक्ष्मी ने कहा है। ठीक है, आगे जो है बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, ऐसी खबर गांव वालों के पहुंचाने के खबर जो दिया, कौन दिया? गुणनिधि। कौन दिया भाई? गुणनिधि। बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, ऐसा खबर गांव वालों तक को पहुंचा दिया जाए। ये शब्द किसने कहा है? ये वाक्य किसने कहा है? तो गुणनिधि ने कहा है। किसने कहा है? गुणनिधि ने कहा है। ठीक है, विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है, ये किस पाठ से उद्धृत है? ये पूछा जाता है। विपत्ति अकेले न आकर संगे साथियों के साथ आती है, यह वाक्य किस पाठ से लिया गया है? तो आपको याद रखना है कि किस पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है दोस्त? बता दो, कमेंट में जल्दी बताओ तेजी में। ढाते विश्वास से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ढाते विश्वास से लिया गया है। ठीक है, हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन की खेती कराई गई थी। हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन की खेती कराई गई थी या करवाई थी। कौन करवाई थी? तो ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी करवाई थी। कौन करवाई थी? लक्ष्मी करवाई थी। स्कूल जो है कहाँ पे स्कूल है? तो याद रखिएगा टीले के नीचे है। और जब बाढ़ आया था तो सभी लोग कहाँ चढ़े थे? कहाँ भाग कर गए थे? तो टीले पर चढ़ के, टीले पर भाग के गए थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा। देखिए अगला जो चैप्टर है अपना माँ, अगला चैप्टर का नाम है माँ। ये किस भाषा में है? तो गुजराती में है। किस में है? गुजराती में है। ठीक है, किस में है? गुजराती में है। इनके लेखक ईश्वर पेटलीकर कथाकार। ठीक है, ये किस प्रकार रचना करते हैं? तो ये कथाकार है। ठीक है, इनकी जो प्रसिद्ध कहानी है खून की सगाई और लोकप्रिय उपन्यास है काला पानी। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 मिनट। यहाँ जो इनकी प्रसिद्ध कहानी है खून की सगाई, ये और इनका जो लोकप्रिय उपन्यास है काला पानी, ये दोनों का दोनों रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखिएगा कि ये खून का सगाई जो है ईश्वर पेटलीकर द्वारा लिखा गया है, काला पानी भी जो है ईश्वर पेटलीकर द्वारा लिखा गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये जो कहानी है माँ, जिनके लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर, ये कहाँ से संकलित किया गया है? तो याद रखिएगा यह कहानी गोपाल दास नागर द्वारा संपादित एवं अनुदित कहानी संग्रह माँ से संभार लिया गया है। किनके द्वारा संपादित है? तो ध्यान रखना है गोपाल नागर द्वारा संपादित है। किनके द्वारा संपादित है दोस्त? तो गोपाल नागर द्वारा संपादित है। किनके द्वारा? गोपाल नागर, याद रखना है गोपाल नागर द्वारा संपादित है। और कहानी संग्रह का नाम क्या है? कहानी संग्रह का नाम तो माँ ही है। कहानी संग्रह का भी नाम क्या है? माँ ही है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जन्म से मंगू पागल थी या आगे चल के पागल हो गई, गूंगी हो गई? तो ध्यान में रखना है आपको, जो मंगू थी वो जन्म से ही पागल थी। मंगू जो थी वो जन्म से ही पागल थी। ठीक है, मंगू की जो माँ है, मंगू की जो माँ है, उनके पास कितने पुत्र थे, कितनी पुत्रियाँ थी? ठीक है, ये पूछा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा उनके पास 2 पुत्र थे और 2 पुत्री थी। 2 पुत्र और 2 पुत्री। और जो ये मंगू थी ये सबसे छोटी थी। मंगू जो थी सबसे छोटी थी। ये मंगू जो थी सबसे छोटी थी। ठीक है, जो मुख्य पात्र है, माँ का जो मुख्य पात्र है इस चैप्टर का, उसका मुख्य पात्र मंगू ही है। कौन है? मंगू ही है। ठीक है, देखिए आपसे पूछा जाता है, ये सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, और पूछेगा ये क्या है, मुहावरा है, कहावत है, लोकोक्ति है कि क्या है? तो ध्यान में रखिएगा, पराई माँ की कान छेदती है, ये क्या है? तो कहावत है। ध्यान में रखना है, पराई माँ की कान छेदती है, मतलब एक औरत दूसरे को चुगली करती है, उसी तरह से लिखा गया है। पराई माँ की कान छेदती है, ये क्या है? कहावत है। क्या है? कहावत है। ठीक है, जो अगहन में मंगू कितने वर्ष की हो जाएगी? 14 वर्ष की हो जाएगी। और ज्योतिषी ने कहे थे, किसने? ज्योतिषी ने कहे थे कि अगहन माह में मंगू ठीक हो जाएगी। और अगहन माह तक मंगू की जो उम्र थी कितनी वर्ष थी? 14 वर्ष थी। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। समझने वाली क्या बात है भाई? सीधा सीधा बात है कि जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट पॉइंट
जो एकदम महत्वपूर्ण होने वाला है उसी को ध्यान में रखते हुए कंटेंट तैयार किया गया है। उम्मीद करते हैं ये कंटेंट आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है, इसीलिए बिना वीडियो स्किप किए ध्यान से एक एक बात को सुनिए। यकीन मानिए 1 से 2 बार इस कंटेंट को देखिएगा, एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो पागल थी उसका नाम क्या था, ये पूछा जाता है कि जो कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की थी वो जो पागल हो चुकी थी उसका नाम क्या था। तो ध्यान में रखिएगा उसका नाम कुसुम था। क्या था? कुसुम था। ध्यान रखिएगा क्या था? कुसुम था। ये मत सोच लिए कुसुम जो थी मंगू की बहन थी, कभी नहीं। कुसुम जो थी कन्या विद्यालय में बगल की लड़की थी जो कन्या विद्यालय में पढ़ती थी, वो आगे चलकर पागल हो गई थी। ठीक है, मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने के लिए सलाह दे रहे थे? अस्पताल में भर्ती करने के लिए सलाह दे रहे थे। ठीक है, और माँ अस्पताल को कैसे समझती थी? ये समझती थी कि वो क्या है? गौशाला है। यानी कि अगर पूछेगा आपसे इस तरह से कि माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी, तो गौशाला की उपमा देती थी। ठीक है, इसीलिए ध्यान देते रहिएगा कैसे कैसे इसे क्वेश्चन बनते हैं, ये सब चीज़ बता रहे हैं आपको। ठीक है, नहीं तो सिर्फ ये समझ लीजिएगा, काम चल जाएगा आपका। ठीक है, चलिए। मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने ऑर्डर प्राप्त किया। किससे? मजिस्ट्रेट से प्राप्त किया। ठीक है, किससे ऑर्डर प्राप्त किया? मजिस्ट्रेट से प्राप्त किया। ठीक है, देखिए आगे है। रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती। किसने कहा है? माँ ने कहा है। किसने कहा है? माँ ने कहा है। कब कहा है? जब हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट कर दिया गया था, तब जो वहाँ गार्ड थे उनको बता रही थी माँ कि रात में अगर बत्ती जल रही है तो इसको नींद नहीं आती है। ठीक है, देखिए मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने पत्र लिखकर बुलाया। किसको बुलाया? तो बड़े पुत्र को बुलाया। किसको बुलाया? बड़े पुत्र को बुलाया। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करके हमको ये संकेत पहुँचाएं कि हाँ हमको समझ में आ रहा है, और अगला वीडियो किस कंटेंट पे बने, किस विषय पे बने, उस विषय को भी कमेंट में बताएं, ताकि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो हो उसी से रिलेटेड बने। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बिना समय वेस्ट किए, बिना समय गंवाए। देखिए जो नगर चैप्टर है ये किस भाषा में है? तो तमिल भाषा में है। याद रखिएगा, नगर चैप्टर जो है किस भाषा में है? तमिल भाषा में है। तमिल भाषा में है। ठीक है, इनके लेखक जो हैं सुजाता। लेखक कौन है? सुजाता। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो एस रंगराजन। क्या नाम है भाई? एस रंगराजन। इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि एस रंगराजन का दूसरा नाम क्या है? सुजाता। या सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन। नगर के लेखक कौन है? सुजाता ना देकर आपको एस रंगराजन दे दे, ये भी हो सकता है ना, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। सुजाता का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? एस रंगराजन था। ठीक है, इनका जन्म 3 मई 1935 चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, और ये जो कहानी है आधुनिक तमिल कहानियाँ से ली गई है। कहाँ से ली गई है? आधुनिक तमिल कहानियाँ से ली गई है। ध्यान दीजिएगा, ये जो कहानी है कहाँ से ली गई है? आधुनिक तमिल कहानियाँ से ली गई है। ठीक है, जिनके अनुवादक के जमुना है। कौन है? जिनके अनुवादक कौन है? के जमुना है। जिनके अनुवादक कौन है? के जमुना है। ठीक है, जिनके अनुवादक के जमुना है। ठीक है, और जो नगर चैप्टर है इसमें जो मुख्य पात्र है वो कौन है? पपाती है। मुख्य पात्र कौन है? पपाती है। ठीक है, काल्डवेन के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार पंडित लोगों की दूसरी राजधानी जो थी, पांडिय लोगों की दूसरी राजधानी, पंडित नॉट पांडिय। ठीक है, दूसरी राजधानी कहाँ थी? मदुरई थी। कहाँ थी? मदुरई थी। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अक्षर में हेर फेर है, और यहीं से आपको कितना क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि आप लोग कोई अगर सेट बना रहे होइएगा या फिर कहीं से ऑब्जेक्टिव पॉइंट कर रहे होइएगा, तो आप इसको वीडियो देखिए और फिर सेट को बनाइए। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपसे छूटे। ठीक है, इसीलिए ध्यान से देखिए। देखिए यहीं से कितना क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि काल्डवेन के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार पांडिय लोगों की दूसरी राजधानी कहाँ है? तो मदुरई है। ठीक है, इस मदुरई को प्राचीन मानचित्र में किस नाम से जानते हैं? तो मथुरा के नाम से जानते हैं।
इस मदुरई को प्राचीन मानचित्र में किस नाम से जानते हैं? तो मथुरा के नाम से जानते हैं। और अंग्रेजों द्वारा इस मदुरई को किस नाम से? तो मदुरा के नाम से। किसके नाम से? मदुरा के नाम से। और यूनानियों द्वारा इस मदुरई को मेदोरा के नाम से, समझ में आ रहा है? मेदोरा के नाम से। यानी कि ये जो मदुरई शहर है प्राचीन मानचित्र में मथुरा कहा गया है, अंग्रेजों द्वारा मदुरा कहा गया है और यूनानियों द्वारा मेदोरा कहा गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए खादीधारी, यानी खादीधारी कहने का मतलब क्या है? नेता लोग हैं। ठीक है, जो जुलूस निकाले थे किसके विरुद्ध में? तो महंगाई के विरुद्ध में जुलूस निकाले थे। किसके विरुद्ध में जुलूस निकाले थे? नेता लोग किसके विरुद्ध में जुलूस निकाले थे पूछ सकता है, या फिर पूछेगा खादीधारी लोगों का जुलूस जो था किसके विरुद्ध में था? किसके अगेंस्ट था? तो महंगाई के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? महंगाई के विरुद्ध था। ठीक है, देखिए अगला जो है बल्ली अमाल की जो लड़की है उसका ही नाम क्या है? पपाती है। बली अमाल की लड़की का नाम ही क्या है? पपाती है। और वो कितने वर्ष की है? 12 वर्ष की है। कितने वर्ष की है? 12 वर्ष की है। याद रखिएगा मंगू जो थी 14 वर्ष की थी, लेकिन अगहन में वो 14 वर्ष की हो गई थी, लेकिन ये जो पपाती है ये कितने वर्ष की है? केवल और केवल 12 वर्ष की है। और ये बली अमाल की लड़की है। ठीक है, देखिए ये जो बली अमाल है वो मुंडा डिप्टिट जो है 48 नंबर रूम में, ठीक है 48 नंबर रूम में इसका जो घर था, ये पूछ रहा है कि जो बली अमाल थी, बली अमाल इसका घर था मुंडा डिप्टिट में था। कहाँ था? मुंडा डिप्टिट में। ठीक है, मुंडा डिप्टिट में था। ठीक है, और डॉक्टर ने किस रूम नंबर में जाने के लिए कहा? तो 48 रूम नंबर में जाने के लिए कहा। ठीक है, पपाती को क्या हुआ था? तो बुखार लगा था शुरुआती दिन में। इसी को हम लोग मेनिंजाइटिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मेनिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। पपाती को फर्स्ट दिन में क्या हुआ था? बुखार लगा था। कौन कहा था बाहर जाने के लिए, यानी शहर ले जाने के लिए? गांव के डॉक्टर कहे थे। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। देखिए मीनाक्षी मंदिर है, कहाँ है? तमिलनाडु, मदुरई में मीनाक्षी मंदिर, तमिलनाडु। ठीक है, स्टेथोस्कोप से मापा जाता है हृदय की गति। क्या मापा जाता है दोस्त? हृदय की गति मापा जाता है। स्टेथोस्कोप से क्या मापा जाता है? हृदय की गति को मापा जाता है। ठीक है, हृदय की गति को मापा जाता है। ऑप्थल्म स्कोप से आँखों के भीतरी भाग को देखा जाता है। ये पूछेगा ऑप्थल्म स्कोप से निम्नलिखित में से किस चीज़ को देखा जाता है, किस भाग को देखा जाता है, किस अंग को निरीक्षण किया जाता है या देखा जाता है? तो आँखों के भीतरी भाग को देखा जाता है। ठीक है, देखिए आगे है आई वांट डैट गर्ल एडमिटेड नाउ। किसने कहा? आपसे लिखा हुआ रहेगा, प्रश्न में पूछेगा कि आई वांट डैट गर्ल एडमिटेड नाउ किसने कहा है? तो बड़े डॉक्टर ने कहा है। याद रखिएगा किसने कहा है? बड़े डॉक्टर। ये आपको ऑप्शन में रहेगा कि मेंट्रन ने कहा, कि बड़े डॉक्टर, की छोटे डॉक्टर, की माँ ने कही, कि कौन कहा, कि बली अमाल कहा। तो ध्यान में रखना है बड़े डॉक्टर का है। ठीक है, बड़े डॉक्टर का है। आई वांट डैट गर्ल एडमिटेड नाउ। ठीक है, देखिए आगे है अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है। अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है। किसने कहा? तो मेंट्रन ने कहा। किसने कहा? मेंट्रन ने कहा। किसने? मेंट्रन ने कहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए शहर ले जाने को बोला, कौन बोला भाई? तो गांव के डॉक्टर। और शहर कहाँ ले गई थी? तो मदुरई। कहाँ? मदुरई। पपाती जो लेटी हुई थी वो किस पर लेटी हुई थी? तो स्ट्रेचर पे। ये तो आपको पता ही होगा कि जो पपाती थी वो कहाँ लेटी हुई थी? स्ट्रेचर पे लेटी हुई थी। ठीक है, अब इस वर्णिका पुस्तक का हम लोग लास्ट चैप्टर देखने जा रहे हैं, जो आपको बहुत ही खुशी होगी कि इतना जल्दी हम लोग कंटेंट को डिलीवर कर रहे हैं बिना किसी समय गंवाए। अगर वीडियो में मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे कोई भी इसका लाभ ले सके। ये वीडियो इस मकसद से ही बनाया गया है कि अधिक से अधिक बच्चा तक ये कंटेंट पहुँचे और कोई भी विद्यार्थी ये ना समझे कि मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम जो है किसी पहाड़ से कम नहीं है। अगर जिन बच्चों को ये लगता है कि ये मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम किसी पहाड़ से कम नहीं है, उन बच्चों के लिए ये जो नोट्स है, ये जो कंटेंट है, एकदम संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। 2 से 3 बार पढ़िए,
2 से 3 बार वीडियो को रिपीट करके देखिए, आप यकीन मानिए सब कुछ दिमाग में फिट हो जाएगा। चलिए हम लोग लास्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी, ये जो है राजस्थानी भाषा में है। किस भाषा में है दोस्त? राजस्थानी भाषा में है, ठीक है। इनके लेखक जो हैं सांवर दैया है। कौन है इनके लेखक? सांवर दैया है। यह कहानी समकालीन भारतीय साहित्य से लिया गया है। देखिए यहाँ पूछा जाता है कि धरती कब तक घूमेगी, कहाँ से लिया गया है? तो समकालीन भारतीय साहित्य से लिया गया है। ध्यान रखना है, कहाँ से लिया गया है? समकालीन भारतीय साहित्य से लिया गया है, ठीक है। और इनके हिंदी अनुवाद जो किए हैं लेखक ने स्वयं किया है। किसने किया है? लेखक ने स्वयं। लेखक ने स्वयं मतलब कौन भाई? सांवर दैया ने ही किया है, ठीक है। और पूछेगा आपसे कि धरती कब तक घूमेगी के प्रमुख पात्र कौन हैं? तो धरती कब तक घूमेगी का प्रमुख पात्र आप सबको पता होगा, सीता। कौन है? सीता, ठीक है। सीता के कितने पुत्र? 3 पुत्र। 3 पुत्र। कितने पुत्र? 3 पुत्र। जो बड़ा पुत्र है उसका नाम कैलाश, दूसरा का नाम नारायण, तीसरा का नाम बिज्जू। कमेंट में आप लोग बताते रहिए जो हम कह रहे हैं। अगर समझ में आ रहा है तो यस लिख कर भेजें, और अगला वीडियो किस पे बने वो भी कमेंट में बताएं। कैलाश की जो पत्नी थी वो कौन थी? राधा उसका नाम था। नारायण की पत्नी का नाम भौरी और बिज्जू की पत्नी का नाम पुष्पा। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा, आप रिलेट कर पा रहे होइएगा। देखिए आगे है, कैलाश ने अपनी माँ कहने का मतलब किसको? सीता को कितने रुपए प्रति माह देने को कहा? वो मतलब कैलाश ने ये डिसीजन किया कि माँ कब तक ये हमारे यहाँ आपके यहाँ खाती रहेगी, उससे बेहतर है कि प्रति माह कुछ इनको पैसा दे दिया जाए, ये अपना बनाए खाए एक जगह रहे, है ना। तो ये किसने कहा है? कैलाश ने कहा है। कितना रुपये प्रति माह देने को कहा है? तो 50 रुपये प्रति माह देने को कहा है। कितने रुपए? 50 रुपये प्रति माह। ध्यान रखिएगा, 50 रुपये प्रति माह, ठीक है। आंसुओं का समुंदर भर गया, किसके? सीता के। किसके? सीता के। राधा ने सीता के लिए क्या बनाया था? राधा ने सीता के लिए क्या बनाया था? कमेंट में जल्दी बताइए। राधा किसकी पत्नी थी? जल्दी जल्दी। राधा किसकी पत्नी थी? कैलाश की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? कैलाश की पत्नी थी। और क्या बनाई थी सीता के लिए? दाल का हलवा बनाई थी। क्या बनाई थी? दाल का हलवा बनाई थी। नारायण की पत्नी अपने लड़के के जन्म के दिन पर सीता को क्या भेजी थी? रसमलाई भेजी थी। क्या भेजी थी? रसमलाई। नारायण की पत्नी कौन? भौरी। नारायण की पत्नी कौन? भौरी। अपने बेटे के जन्मदिन पर सीता को क्या भेजी थी? रसमलाई भेजी थी। क्या भेजी थी? रसमलाई भेजी थी। देखिए सीता अपने को मानती है भिखारिन मानती थी। क्या मानती थी? भिखारिन मानती थी। सीता रुवसी क्यों हो गई? अपना काला ओढ़ना देखकर। अपना काला ओढ़ना देखकर। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि 3 बेटे 2 वक्त की रोटी 1 माँ किस पाठ से लिया गया है? तो आपको याद रखना है बेहिचक किस पाठ से लिया गया है। तो सांवर दैया जिनके लेखक हैं धरती कब तक घूमेगी से लिया गया है। 3 बेटे 2 वक्त की रोटी और 1 माँ किससे पाठ से है? धरती कब तक घूमेगी जिनके लेखक सांवर दैया हैं से उद्धृत है या लिया गया है, ठीक है। सीता को लगा कि लायसी बिल्कुल फीकी है। किस दिन लगा था? तो नरसिंह जी वाले दिन। नरसिंह जी वाले दिन, यानी नरसिंह जी वाले दिन क्या होता है जी? मतलब जिस दिन होली होता है उसे एक दिन पहले वाले का दिन होता है उस दिन। और उस दिन क्या बना था सीता के घर? क्या बना था? दाल का हलवा बना था। वो बिल्कुल फीकी थी। किस दिन कही थी? नरसिंह जी वाले दिन कही थी, ठीक है। होली मनाई जाती है किस माह में? ये तो आम बात है, ये सब बच्चे को पता होगा। फाल्गुन माह में मनाई जाती है। देखिए यह अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे। किसने कहा? कैलाश ने कहा। और इसी तरह से 50-50 रुपया प्रत्येक माह देने के लिए निर्णय किया गया, ठीक है। भर आई आंखें पोंछकर आकाश की ओर देखा। किसने? सीता ने देखा। यानी कि आंख भर गई और आकाश की ओर देखा। किसने? सीता ने देखा, ठीक है। अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी क्या? किसने कहा? बिज्जू की पत्नी। किसने कहा? बिज्जू की पत्नी।
किसने कहा? बिज्जू की पत्नी। अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? किसने कहा? बिज्जू की पत्नी। कौन? पुष्पा। बिज्जू की पत्नी पुष्पा। चलिए, हम लोगों का वर्णिका जो खंड है ये समाप्त हुआ। और अगर आप बिना स्किप किए वीडियो को देखे होइएगा तो यकीन मानिए एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर जाने वाले नहीं हैं। अब चलिए, जैसा कि आप लोगों को कंटेंट के आधार पर कि सर एक ही वीडियो में काव्य खंड को बता दिया जाए, उसी को ध्यान में रखते हुए काव्य खंड को भी तैयार किया गया है, एकदम शॉर्ट में तैयार किया गया है। देखिए, इसको पढ़ाने के लिए सिलेबस को कितना समय चाहिए आपको भी पता है, हमको भी पता है, लेकिन आपके समय को ध्यान में रखते हुए किस तरह से कंटेंट तैयार करना है उसको भी ध्यान में रखा गया है। आप पूरे यूट्यूब पे एक क्वेश्चन बनाइए, 4 ऑब्जेक्टिव में एक को टिक कीजिए, ऐसा ही मिलेगा। इस तरह से लिखकर आपको कोई भी नहीं बताया होगा। आप देख सकते हैं एक एक पॉइंट को ढूंढ कर खोज कर निकाला गया है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए हम लोग काव्य खंड को शुरू करते हैं। चलिए, अगर यहाँ तक समझ में आया होगा तो लाइक बटन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में यस लिखकर भेजें, या फिर दूसरा चीज़ अगला वीडियो किस पर बने ये ज़रूर लिखकर भेजें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, या जोनर दुख में दुख नहीं माना। इनके लेखक कौन हैं? तो गुरु नानक जी हैं। कौन है? गुरु नानक जी हैं। ठीक है। इनका जन्म 1469 तलवंडी जिला लाहौर में हुआ था। ठीक है। इनके जन्म स्थान को नाना काना साहब कहते हैं। इनके जन्म स्थान को क्या कहते हैं? नाना काना साहब, जो अब कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। इनके पिता कालूचंद्र खत्री और माँ तृप्ता और पत्नी सुलक्षणी, ये जो थे सिख धर्म के गुरु थे। किस धर्म के? गुरु नानक जो थे सिख धर्म के थे। ठीक है। इनकी कविता भाषा है पंजाबी और हिंदी दोनों। पूछेगा आपसे जो ये कविता लिखे हुए हैं वो किस भाषा में लिखे हुए हैं, तो इनकी जो कविता भाषा है पंजाबी में भी है और हिंदी में भी है। पंजाबी में भी और हिंदी में भी है। ठीक है। देखिए आगे जो है, इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव। कौन? गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 में, कब? 1604 में, जो किस नाम से जाना जा रहा है? गुरु ग्रंथ साहिबा के नाम से जाना जा रहा है। इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया। कब किया? 1604 में किया। और वो किस नाम से जाना जाता है? तो गुरु ग्रंथ साहिबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, 1539 में वाह गुरु करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। कौन प्राण त्याग दिए दोस्त? तो कौन प्राण त्याग दिए? गुरु नानक। कौन प्राण त्याग दिए? गुरु नानक। चलिए, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक थे। कौन? गुरु नानक। आपसे ये पूछा जाएगा कि जो गुरु नानक थे वो किस भक्ति के थे? निर्गुण, सद्गुण, तो आपको ध्यान में रखना है निर्गुण भक्ति के थे। ठीक है। इनकी प्रमुख जो रचना है वो जपूजी है, आशा दीवार है, रही रास है और सोहिला है। चलिए अगला चैप्टर जो है, प्रेम ऐनी श्री राधिका। करील के कुंजन ऊपर वारय। इनके लेखक रसखान जी हैं। ये दिल्ली के पठान राजवंश से हैं। कहाँ से हैं? दिल्ली के पठान राजवंश से हैं। इनके जो ग्रंथ हैं प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। इनके जो ग्रंथ हैं प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपी संबंधी को रचना दर्शाया गया है और सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति को बताया गया है। और ये इनका जो काव्य भाषा है वो किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। रसखान जो है सवैये छंद के प्रसिद्ध कवि थे, सिद्ध कवि थे। रसखान किस कवि? सवैये छंद के सिद्ध कवि थे। ठीक है। किसने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये? किसने कहा था? कमेंट में फटाफट लिखिए, किसने कहा था? इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये किसने कहा था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। किसको कहा था? तो रसखान को कहा था। किसको कहा था? रसखान को कहा था। और ये जो रसखान थे ये शगुन भक्ति के थे। किस भक्ति के थे? शगुन भक्ति के थे।
ठीक है, सगुण भक्ति के थे। लेकिन गुरु नानक जो थे वो निर्गुण भक्ति के थे। ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर ये वीडियो देख के आप जाते हैं तो यकीन मानिए एग्जाम हॉल में से मुस्कुराते हुए निकलिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट को दर्शाया गया है इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, मो अनुवानिही लय बरसो। इनके जो लेखक हैं घनानंद जी हैं, उनका जन्म 1689 में हुआ है, मृत्यु 1739 में नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा हो गया। और ये क्या जानकर मार दिया गया कि ये मीर मुंशी थे, यह जानकर मार दिया गया। और जो घनानंद थे ये किससे प्रेम करते थे, तो सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे, ध्यान में रखना है, ठीक है। जब नादिर शाह के सैनिकों ने इनसे 3 बार जर 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 मांगा, यानी कि जर का अर्थ होता है सोना सोना सोना, तब इन्होंने 3 मुट्ठी धूल उठाकर देते हुए कहा रज रज रज, ठीक है। देखिए घनानंद जो है प्रेम के पीर के कवि हैं। घनानंद कैसे कवि हैं, प्रेम के पीर के कवि हैं, ध्यान में रखना है। घनानंद प्रेम के पीर के कवि हैं। इनके जो प्रमुख ग्रंथ है सुजान सागर, विरह लीला और रसकेली बिल्ली, ध्यान में रखना है। सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बिल्ली। रसकेली बिल्ली बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है, इसीलिए ध्यान में रखिएगा इसको। अगला जो चैप्टर है अपना स्वदेशी। अब सोच रहे होइएगा कि सर इतना कम जल्दी जल्दी कैसे पढ़ा रहे हैं, तो देखो भाई आपके समय के पाबंदी के अनुसार ही कंटेंट को तैयार किया गया है, ठीक है, इसीलिए घबराने की बात नहीं है। अगर पूरा सिलेबस ही पढ़ना है तो एग्ज़ाम बाद इस चैनल पे मिलिएगा, एक एक चैप्टर को एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। अभी आपके परीक्षा के दृष्टि से, एग्जामिनेशन के दृष्टि से बनाया गया है, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन आपके सर पे अभी खड़ा है, 3-4 दिन में एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। जो लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, ठीक है। स्वदेशी के लेखक कौन हो गए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। ये महत्वपूर्ण कवि थे, किस चीज़ के, भारतेंदु युग के। किस युग के कवि थे, भारतेंदु युग के कवि थे। इनका जन्म 1855 में मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। 1774 में मिर्ज़ापुर में रसिक समाज की स्थापना की। पूछेगा आपसे कि बद्री नारायण चौधरी ने मिर्ज़ापुर में किस समाज की स्थापना की, तो रसिक समाज की स्थापना की। कब की, तो 1774 में की। कब की, 1774 में। किस समाज की स्थापना, रसिक समाज की स्थापना। देखिए जो मानसिक पत्रिका है इनका, बद्री नारायण चौधरी जी का मानसिक पत्रिका, वो है आनंद कादम्बिनी। क्या है, आनंद कादम्बिनी, एकदम इम्पोर्टेंट है। साप्ताहिक पत्रिका जो है नागरी नीरद, ठीक है। और प्रमुख पत्रिका जो है प्रेमधन सरस्व। जो अगला चैप्टर है हम लोगों का भारत माता। क्या है, भारत माता। इनके लेखक जो हैं सुमित्रा नंदन पंत हैं, जो छायावादी युग के कवि हैं। किस युग के कवि हैं, छायावादी युग के कवि हैं, ये पूछा जाता है, ठीक है। इनका जन्म सन 1900 अल्मोड़ा जिला आस्थान कौसानी उत्तरांचल में हुआ है, ठीक है। इनकी माता का नाम सरस्वती देवी, जो जन्म के 6 घंटे ही बाद सरस्वती देवी का देहांत हो गया था। पिता का नाम गंगादत्त पंत। इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं, याद रखना है, सबकी कृतियाँ याद रखिएगा, वहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। लेखक का नाम और वो किस प्रकार का जो लेख लिखा गया है, पाठ लिखा गया है, वो क्या है, निबंध है, कहानी है, भाषण है, ललित निबंध है, साक्षात्कार है, कि शिक्षा शास्त्र है, कि व्यक्ति चित्र है, कि क्या है, इसको ध्यान में जरूर रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। प्रमुख कृतियाँ, काव्य कृतियाँ जो थी, उच्छ्वास, पल्लव, चिदम्बरा। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था सुमित्रा नंदन पंत को, वो किस पुस्तक के लिए या किस काव्य कृति के लिए हुआ था, तो चिदम्बरम के लिए हुआ था, चिदम्बरा के लिए हुआ था, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, भारत माता का संबंध जो है किससे है, ग्रामवासिनी से है। सर्वबुद्धि हासिनी का मतलब क्या है, भारत माता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म। इनके जो लेखक हैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इनका जन्म 23 सितंबर 1908
सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। इनकी माता जो है मनरूपी देवी, पिता रवि सिंह हैं। प्रमुख कृतियाँ रेणुका, कुरुक्षेत्र, बट पीपल हैं। ठीक है। और संस्कृत के 4 अध्याय के लिए याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जो हैं इनकी प्रमुख कृतियाँ जो हैं संस्कृत के 4 अध्याय, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी दिया गया है। क्या दिया गया है? साहित्य अकादमी दिया गया है। ठीक है। और एक और इनका जो कृति है वो है उर्वशी। क्या है? उर्वशी। इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। तो संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी दिया गया है और उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। राजदंड क्या होंगे? फावड़े और हल। याद रखिएगा, राजदंड फावड़े और हल होंगे। जनतंत्र का देवता कौन होता है भाई? किसान मजदूर होते हैं। जनतंत्र का देवता कौन? किसान मजदूर। मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन हैं? हम जनता हैं। ठीक है। देवता कहाँ मिलेंगे? खेतों में मिलेंगे, मंदिर मस्जिदों में नहीं मिलेंगे। कवि कहते हैं कि जो भगवान को मंदिर में खोजते हैं वो क्या हैं? मूर्ख हैं। कवि के अनुसार जो अगर भगवान को मंदिर में खोज रहे हैं वो क्या हैं? मूर्ख हैं। सिंहासन खाली करने की बात किसके लिए कही गई है? पाठ्य पुस्तक में कवि के अनुसार सिंहासन खाली करने की बात किसके लिए कही गई है? जनता के लिए कही गई है। सोने की ताज पहनकर इठला रही है कौन? देश की मिट्टी। जनता के हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा दोस्त? कहेगा कि महलों की नींव उखड़ जाती है किस चीज़ से? जनता के हुंकार से। जनता के हुंकार से। चलिए देखिए कैसे क्वेश्चन बनेगा। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? देखिए जो भी चैप्टर है ना, पूरा चैप्टर आपका लगभग 10-12 चैप्टर है कविता का, उसमें से कोई भी पंक्ति दे देगा और पूछेगा कि प्रस्तुत पंक्ति बताइए किस पाठ से उद्धृत है, या सप्रसंग व्याख्या करें। 5 नंबर के लिए आपसे पूछेगा, जैसे ये दे देगा और कहेगा सप्रसंग व्याख्या करें, तो आपको लिखना होता है किस तरह से। आपके शिक्षक जरूर बताए होंगे कि प्रस्तुत पंक्ति इस पाठ से लिया गया है, जिनके लेखक ये हैं, और उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना रहता है। ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होइएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हिरोशिमा। हिरोशिमा के लेखक हैं सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ। इनका पूरा नाम पूछेगा आपसे। अज्ञ का अज्ञ पर एक ए और य, अज्ञ। अज्ञ का पूरा नाम क्या है? तो सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है। देखिए इनका जन्म 7 मार्च 1911 कशेया कुशीनगर में हुआ था। इनकी माता का नाम बेंती देवी, पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। यह कविता जो है कविताओं के संग्रह सदा नीरा से संकलित है। किससे संकलित है? सदा नीरा से संकलित है। हिरोशिमा जो है इनके ही यानी कि सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ के ही कविता संग्रह सदा नीरा है, उसी से लिया गया है। हिरोशिमा क्या है? कहाँ है? जापान देश में है। हिरोशिमा कहाँ है? जापान देश में है। ठीक है। अगला जो चैप्टर है एक वृक्ष की हत्या। इनके लेखक कुंवर नारायण जी हैं। जन्म 19 सितंबर 1927 लखनऊ उत्तर प्रदेश में। प्रमुख रचना चक्रव्यूह परिवेश। यह जो है कविता कुंवर नारायण के कविता संग्रह इन दिनों से लिया गया है। ध्यान रखिएगा यहाँ। देखिए ऐसा एक भी पॉइंट नहीं लिखे हैं जो एक्स्ट्रा हो। आपके समय के अनुसार ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर किया जा सके, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ठीक है। इसीलिए हंसी है कि ऐसा कंटेंट, अपने आप को गर्वान्वित महसूस कीजिए कि ऐसा कंटेंट आप तक पहुंच रहा है। ठीक है। खुशी मनाइए। इन दिनों से लिया गया है। ठीक है। यानी कि एक वृक्ष की हत्या जो है ये कविता संग्रह इन दिनों से लिया गया है। अगला जो चैप्टर आपका है हमारी नींद। इसके लेखक कौन है? बीरेन डंगवाल। काव्य संग्रह दुष्चक्र में सृष्टा। और इसी कहानी के लिए बीरेन डंगवाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। ठीक है। और यह कविता संग्रह दुष्चक्र सृष्टा से ही संकलित है। हमारी नींद जो है
दुष्चक्र सराष्टा से ही संकलित है और इस दुष्चक्र में सराष्टा के लिए ही साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। किनको? बीरेन डंगवाल जी को। अगला जो अपना चैप्टर है अक्षर ज्ञान, अपने हम लोग लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो एक बार तेज़ी से जोश में आ जाइए, लाइक बटन को दबाइए। चलिए अगला चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान के लेखक हैं अनामिका। कौन है? अनामिका। समकालीन हिंदी कविता है, ठीक है। समकालीन कैसा कविता है अक्षर ज्ञान? तो समकालीन हिंदी कविता है, ठीक है। यह कविता कविताओं के चर्चित श्रृंखला कवि ने कहा से लिया गया है। ध्यान में रखना है, जो अक्षर ज्ञान है कहाँ से लिया गया है? तो कवि ने कहा, ये कविताओं का चर्चित श्रृंखला है, यहाँ से लिया गया है। लौट कर आऊँगा फिर, इनके लेखक कौन है? जीवनानंद दास जी हैं और ये बंगला के कवि हैं। कैसा कवि हैं? बंगला भाषा के कवि हैं। अगला जो चैप्टर है मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु, लेखक रेनर मारिया रिल्के। इसमें बताया गया है कि भक्त के बिना भगवान का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। यहाँ तक पढ़ने के बाद आपको ऊर्जा महसूस हो रही होगी कि इतना कम समय में हमको बेहतर से बेहतर कंटेंट मिल रहा है। अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए और मुस्कुराइए कि कम समय में इतना बेहतर कंटेंट आपको दूसरा कहीं नहीं मिलने वाला है। आप जहाँ पढ़े होइएगा उस कंटेंट से, उस नोट्स से भी मिलाइएगा। इस तरह का आपको शायद ही कोई शिक्षक बताया होगा, इतना कम समय में इतना गहरा बात। तो चलिए हम लोग अपने लास्ट पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक लाइक बटन को नहीं दबाए हैं तो दबा दीजिए और फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि अगर कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। क्योंकि आपका दोस्त जब आगे बढ़ेगा ना तो उसी को कंपटीशन में आप रखते हुए, जैसे वो 2 घंटा पढ़ेगा तो सोचिएगा हम 4 घंटा पढ़ें। तो इसीलिए ये कभी मत सोचिएगा कि हमारा दोस्त आगे बढ़ जाएगा उसको हम शेयर नहीं करेंगे। खैर इस पर एक लंबा चर्चा है, समय उतना हमको समय उतना हम लोगों के पास नहीं है कि इस पर चर्चा कर सके। इसीलिए अपने दोस्त के पास भी शेयर करें। आप शेयर करते हैं तो यकीन मानिए आप ही को फ़ायदा होने वाला है। आपको फ़ायदा इसलिए होगा कि वो ज़्यादा पढ़ेगा तो आप सोचिएगा कि हम भी ज़्यादा पढ़ें, इसलिए आप भी ज़्यादा पढ़ पाइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अपने व्याकरण की ओर बढ़ते हैं। देखिए व्याकरण को एकदम शॉर्ट में बताया गया है। अगर व्याकरण में और अच्छा कंटेंट चाहिए और बेहतर चाहिए तो कमेंट में आप लोग बताइएगा, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। इस शॉर्ट में बताया गया है इसमें। देखिए संज्ञा, बढ़ते हैं किसके पास? संज्ञा के पास। डायरेक्ट पूछेगा, ये नहीं पूछेगा किसे कहते हैं, क्या होता है, ये सब कुछ नहीं। डायरेक्ट पूछेगा संज्ञा है कितने प्रकार, तो याद रखना है 5 प्रकार। अब आपसे पूछेगा क्या, इसमें एग्जाम्पल पूछेगा, जैसे दे देगा कुछ, गाय भैंस नदी कुछ भी दे देगा और पूछेगा ये पहचानिए कौन सा संज्ञा है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा ये चीज़ हम बता दे रहे हैं, आप समझिएगा। तो जो संज्ञा है वो 5 प्रकार के होता है। कौन कौन संज्ञा? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। याद हो गया? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ठीक है। अब देखिए जिससे जातिवाचक का बोध हो, मतलब किसी जाति का बोध हो, किसी व्यक्ति खास व्यक्ति का बोध हो, भाव प्रकट हो, समूह का बोध हो और जो भी हम गोला कर रहे हैं उसी को कहते हैं भाई, कम समय है इसीलिए तेजी में बता रहे हैं, द्रव्यवाचक, ठीक है, जिसे द्रव्य का बोध हो। जैसे अगर हम बात करें जातिवाचक का उदाहरण गाय नदी, अगर व्यक्तिवाचक का किसी व्यक्ति का नाम, जैसे आपका ही अगर हम नाम ले लें तो आप एक खास पर्सनल व्यक्ति हैं, ठीक है। भाववाचक जैसे किसी का भाव, जैसे खट्टा है मीठा है ये सब, ठीक है। समूहवाचक जैसे आप कहीं मॉल में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, है ना, कोई मेला में जाते हैं, वो समूह हो गया जिसे समूह का बोध हो। द्रव्यवाचक जिसे लिक्विड का बोध हो, दूध पानी ये सब क्या है, लिक्विड है। देखिए आगे जो है ये सब हिंदी में बता रहे हैं भाई, संस्कृत में अलग हो जाता है। अभी मत सोच लीजिएगा संस्कृत का हम लिंग बता रहे हैं 2 प्रकार का होता है, ऐसा नहीं है। हिंदी बता रहे हैं, हिंदी में लिंग जो होता है कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आपको शब्द देगा और पूछेगा बताइए निम्नलिखित में से, चाहे दे देगा शब्द ये क्या है, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, इस तरह से पहचानने के लिए आपसे पूछेगा। वचन भी 2 प्रकार का, एक वचन द्विवचन। आपका जो कारक है वो 8 प्रकार के कारक होते हैं। कौन कौन? कर्ता ने, कर्म को, करण से,
संप्रदान को के लिए, आपादान से, अधिकरण काके की रारेरी, सॉरी संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे अजीब हो। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बन जाता है, जो करण से जो है इसका अर्थ क्या होता है, और जो आपादान से है इसका अर्थ क्या होता है। तो करण से ये भी संबंध के लिए मतलब जोड़ने का काम करे। और जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पे लें तो अगर हम कलम से लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, कलम से लिखते हैं तो कलम का हमारे हाथ से संपर्क है, इसीलिए इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, तो करण कारक हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है, या फिर दूसरा एग्जाम्पल बोलें कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी कि जिससे अलगाव का बोध हो, यानी दूरी हो, हम उससे दूर जा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपादान बोलते हैं। ठीक है, आपादान का प्रयोग कब करेंगे, अलगाव के लिए, और करण का प्रयोग कब होगा, जुड़ाव के लिए, संबंध के लिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कम समय में बेहतर से बेहतर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला जो है सर्वनाम। सर्वनाम कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। उपसर्ग कितने प्रकार के, उपसर्ग कहने का मतलब है जो पहले जुटे, उप मतलब पहले, ध्यान में रखिएगा, उपसर्ग जो पहले जुड़ा हो उसको उपसर्ग कहते हैं। जैसे अगर प्रतिकूल है, इसमें क्या उपसर्ग होगा, तो जो पहले जुड़ा है वो हो जाएगा। ठीक है, काल कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के। कौन कौन, तो याद रखिएगा, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। आपको एक वाक्य दे देगा और पूछेगा यह किस प्रकार का काल है। ध्यान दीजिएगा, ये इसमें कुछ नहीं है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। अगर जिसके लास्ट में है होगा, ठीक है यानी कि जो प्रेजेंट को बोध करा रहा है, वो वर्तमान काल। भूतकाल जो चुका था थी वाला आ जाएगा ना, चुका था, तो समझ जाइएगा भूतकाल, बीता हुआ समय का बात हो रहा है तो भूतकाल। और गागेगी जिसके अंत में आएगा, जैसे तुम कल परीक्षा देने जाओगे, पटना जाओगे, कल खाना खाओगे, या जो भी गागेगी वाला शब्द आएगा वो भविष्यत काल हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होइएगा। ठीक है, अभी तो बच्चे हो नहीं भाई, एग्ज़ाम देने वाले हो, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करना है। आप भी हमारे पास अगर जगह पे होते तो समझ लीजिए क्या करते, इतना बेहतर कंटेंट तैयार किए हैं आपके लिए। देखिए प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय जो बाद में जुटे, प्रत्यय क्या होता है, जो बाद में जुटे। ठीक है, जो बाद में जुटे उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यय। संधि, संधि किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछा जाता है संधि किसे कहते हैं, डायरेक्ट पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 2 वर्णों के मेल को, किसको आपसे देगा, 2 वर्णों के मेल को, 2 शब्दों के मेल को, 2 वाक्यों के मेल को, किसको, तो याद रखिएगा 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। समास कितने प्रकार का, 6 प्रकार का। देखिए आगे जो आपका पूछा जाता है, विपरार्थक शब्द पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा 10-20 जो इम्पोर्टेंट विपरार्थक शब्द हैं, यानी उल्टा शब्द, उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपसे संभव नहीं हो पा रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि सर व्याकरण का एक अलग से थोड़ा वीडियो बना दीजिए 10, 12, 15 मिनट का, फिर हम उस पर चर्चा डिटेल से करेंगे। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाता है विपरार्थक शब्द, उल्टा शब्द पूछेगा, जैसे उपेक्षा का अपेक्षा, विकास का ह्रास, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, रक्षा का विनाश। इस तरह से आप इम्पोर्टेंट देख के अपने अनुसार थोड़ा याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये नहीं हम कह रहे हैं कि यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, ये गलत बात है, लेकिन जो इसके पीछे पढ़ाए हैं बुक से, उससे गारंटी है पूछेगा, पक्का है, हम आपको विश्वास दिलाना चाहेंगे उससे पूछेगा। लेकिन ये जो 5 को एग्जाम्पल दे दिए, ये जरूरी नहीं है कि यही पूछेगा, आपको हम इसलिए दिए हैं ताकि आप विपरार्थक शब्द, उल्टा शब्द कहीं से खोज लीजिए और थोड़ा सा पढ़ लीजिए। अगर नहीं हो पाता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द। जैसे आपको कहेगा सबको समान रूप से देखने वाले को क्या कहते हैं, आप 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो आपको ध्यान में रखना है, समदर्शी कहते हैं। इसी तरह से आप और कहीं से कंटेंट अपना ढूंढ के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम अपने अध्याय को समाप्त करते हैं। और अगर आप अभी तक इस चैनल पे नए हैं तो अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें।